देखिए इस क्लास में हम मेंसुरेशन का कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे, जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कंसेप्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे। डोज 51 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट अलग से बना दी है मैथ्स क्रैश कोर्स करके, तो वहाँ पे आप विजिट करके चेक कर सकते हो, सभी क्लासेज अवेलेबल हैं। तो देखिए मेंसुरेशन 52 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में देखो ट्राइंगल के जो एरिया निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं और अलग अलग जगह काम आते हैं। कैसे? जब आपको साइड दे रखी हो तीनों और तीनों अलग अलग साइड हैं, यानी आपके पास जो ट्राइंगल है एक नॉर्मल ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, ये सभी में एप्लीकेबल रहेगा ये वाला फॉर्मूला। आप इसको लगाओगे, हीरोन का फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर है। ये क्या होता है? आपके पास तीनों साइडों का एडिशन किया डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ए बी सी इसकी साइड हो जाएंगी। क्लियर? अब देखिए एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद भी है। दूसरा, अब ये देखिए ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाला, ये आपके पास जब ट्राइंगल है जिसमें आपके पास एक बेस दिया और उसकी परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ऐसे ये वाला फॉर्मूला सिंपल कहने का मतलब क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें आपके पास ये बेस है, ठीक है, बेस की आपकी वैल्यू पता है और ये हाइट की यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, तो आप b इंटू एच डिवाइड बाई 2 करते हो, तो यही आपका क्या आ जाता है, इसका एरिया आ जाता है। हमने बहुत बार क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें हमने कई बार ये क्वेश्चन ये वाला जो कंसेप्ट है वो रिवाइज किया है। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल है, इसमें क्या मामला है कि देखिए इस वाले को देखिए, इसमें क्या है कि आपको दो साइड दे रखी होती है, दो साइड तो दे रखी है और उसके साथ साथ एक एंगल भी दिया हुआ है। ये नॉर्मल कोई भी ट्राइंगल है, मान लो ये एंगल, तीन साइड नहीं दे रखी है आपको, दो साइड दे रखी है। ये दे रखी है मान लो बी साइड दे रखी है और सी साइड दे रखी है, और इनके बीच का जो एंगल है ये कैपिटल ए है ना, ये एंगल हो जाएगा इनके बीच का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बी सी साइन ए, मतलब ये वाली साइड ये वाली साइड दोनों को मल्टीप्लाइड और इनके बीच का एंगल ये साइन ए के साथ आ जाएगा। आप कहोगे कि इसको याद कैसे करना है? देखो याद करना बहुत आसान है, दोनों साइड ये लेनी है और इनके बीच का एंगल ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसको रिलेट कर सकते हो आप कैसे? आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल का पढ़ा है कि ये 90 डिग्री होता है और ये आपके पास बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर मतलब हाइट हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी, क्या होता है कि बी एच बाई 2। अब ये कैसे आया? ये इस वाले से आ सकता है कि आपको कि बिल्कुल आएगा। देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री रखो, इसमें 90 डिग्री रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 मतलब 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बी सी डिवाइड बाई 2, तो यही फॉर्मूला बन गया। तो इस वाले केस में बी और सी क्या हो जाएंगे, अगर ये 90 डिग्री हो जाए आपका, तो ये क्या हो जाएंगे, एक बेस हो जाएगा एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? तो ऐसे भी याद करके रख सकते हो इसको। बाकी सिंपल सा है, दोनों साइड और उनके बीच का जो एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ले लेना है, 60 है तो 60। क्लियर? तो ये सभी फॉर्मूलाज हैं आपके ट्राइंगल से रिलेटेड। आगे बढ़े इसके बाद में अब सर्किल पे चलते हैं। तो सर्किल का बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, इसके एरिया निकालने का। अगर आपसे सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करें, इसका पूरा परिधि बोलते हो जिसको 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक, अगर डायमीटर की टर्म में लिखूँ तो इसको पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीज़, अगर आपके पास सर्किल है वो हाफ सर्किल हो जाए, ठीक है, सेमी सर्किल जिसको बोलूँ मैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका एरिया जस्ट हाफ हो जाएगा। ये बात कहोगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे फिर सेमी सर्किल है और उसका आपसे क्या पूछ ले, आपसे पूछ ले उसका सरकमफ्रेंस, तो क्या होगा, आप कहोगे हमने पूरे का पढ़ा था 2 पाई आर, तो आधे का क्या हो जाएगा, पाई आर। तो ये जो कर्व वाला एरिया है ना, ये वाला तो आपने पाई आर निकाल लिया, लेकिन इसका सरकमफ्रेंस पूछा है, तो देखो ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये डायमीटर है, तो ये आपके पास इसको 2d डी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो इसको, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समझ लो आप। क्लियर? तो ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा टोटल। क्लियर? आगे बढ़ें इसके बाद में। ऐसे आपके पास यदि एक जो सर्किल है कंप्लीट, उसका 4th पार्ट दे रखा है, तो उसका एरिया पूछे मान लो केवल इस वाले पार्ट का, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट का आपको पता है, तो उसको 4 से डिवाइड कर देना है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। आप कहोगे यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो सर्किल में ही चल रहे हैं अभी, तो सर्किल में और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। देखो सर्किल को और हमने इस तरीके से लिखा, ये वाला, इसमें देखो ये 2 रेडियस हैं, इस रेडियस के बीच में ये वाला पर्टिकुलर एरिया है ना, इसका अगर एरिया आपसे पूछ ले तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं आप सेक्टर। ठीक है, सेक्टर बोलेंगे इसको। सेक्टर मतलब आपका त्रिज्यखंड हिंदी में बात करें तो। आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि अगर ये कंप्लीट सर्किल दे रखा हो, तो ये जो एंगल है, मतलब इस पे सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये तो पूरा 360 हो गया, 360 हो गया। तो इस वाले केस में क्या था आपका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर।
थीटा बटे 360, ये आपके पास एक सर्किल का एरिया होता है। अगर इसमें थीटा की वैल्यू आपके पास 360 हो गई तो 360 से 360 कट जाता है तो पूरा पाई आर स्क्वायर आ जाता है। लेकिन अगर ये थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी हो, मतलब पूरे सर्किल में नहीं घूमना हमको, केवल इतने से पार्ट में ही घूमना है, तो उतना थीटा रख देंगे हम। तो क्या कर देंगे, थीटा बटे 360। कुल मिला के पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, इसमें थीटा बटे 360 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो फिर क्या आ जाएगा मामला आपके पास, ये जो है एरिया आ जाएगा सेक्टर का, तो इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो अगर इसका एरिया आपसे पूछ ले तो आप इजीली निकाल लोगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरी चीज़, एक अभी आप पढ़ के आए थे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, कंप्लीट सरकमफेरेंस इसका। अगर आपसे ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ना आपका ये वाला पार्ट, तो इसका ये वाला जो पार्ट है एल जिसको बोल रहा हूँ, तो ये पूरे जो आपके पास सरकमफ्रेंस है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है। पार्ट मतलब एक थीटा एंगल के साथ बन रहा है, तो इसको चाप बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो ये आर्क की लंबाई आपसे पूछे तो ये क्या रहेगी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बटे 360। आपको कि ये कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करना। जब आपको कंप्लीट सर्किल का आपको पता है 2 पाई आर होता है, तो आपको अगर सेगमेंट में चलना है, ठीक है, थोड़े पार्ट में चलना है ट्रायंगल सर्किल के, तो फिर थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप एरिया के बारे में बात हो रही है तो थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर के साथ। अगर आपके पास आर की बात हो रही है तो आप 2 पाई आर मतलब जो सर्कमफ्रेंस था कंप्लीट, उसको थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में बस इतना सा करना है आपको, हो गया। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई, अब इजीली कर लेंगे। इसके बाद में देखिए थोड़ा सा और बढ़े कि ये जो है ना आपके पास एरिया ऑफ जो सेक्टर था आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, मतलब ये ऊपर वाला, इसको आप इसके टर्म में भी लिख सकते हो। किसके, अगर आपको सवाल में रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एल की वैल्यू दे रखी है, मतलब आर्क की वैल्यू दे रखी है, जो आर्क बन रहा है, तो फिर अगर आपको थीटा नहीं दे रखा है तो फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इस जो आपके पास ये एरिया बन रहा है, त्रिज्यखंड जो बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, 1/2 LR। आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल यहीं से आया है इन दोनों फॉर्मूले से, ठीक है, सीधा दिख भी रहा है आपको। अब इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, ये तो आपने इतना देख लिया। अगर मैंने इसको यहाँ से और मिला दिया तो अब देखो ये वाला पार्ट बन रहा है ना, ये छोटा सा जो मैंने अपने यहाँ पे आपके पास ये लाइनिंग किया है, तो इसका एरिया से पूछ ले तो ये है क्या बेसिकली। सबसे पहले देखो, ये कोई कंप्लीट सर्किल है, इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास हो जाएगा वृत्तखंड बोलते हैं उसको, ठीक है, सेगमेंट। अब ये छोटा वाला है, माइनर है, तो इसलिए माइनर सेगमेंट बोल दिया। एक ये जो बड़ा है, ठीक है, इसको मैंने देखो ऐसे ऐसे किया, ये गोल गोल, तो ये आपके पास क्या है कि ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो इनका एरिया और आपसे पूछ लेता है तो ये कैसे निकालना है इसको समझ लो। माइनर का क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है कि देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इतना तो आपने निकाल लिया। ये क्या आया है आपको कि ये तो कंप्लीट इसका एरिया आ गया त्रिज्यखंड का। इसमें से आपको ये जो ऊपर बन रहा था ना ये ट्राइंगल, इसका एरिया माइनस कर दो तो इसका आ जाएगा क्या आपको कि बिल्कुल, तो वही किया है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहोगे कि अभी हम पढ़ के आए थे कि दो साइड आपको दे रखी हैं, तो R इंटू आर, और उनके बीच का एंगल आपको दे रखा है तो थीटा साइन थीटा, और डिवाइड बाई 2 ये होता है। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी पहली साइड में हमने यही पढ़ा था, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। क्लियर। तो आगे बढ़े इसके बाद में ये वाला देखो, इसके बाद में देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी एग्जाम में आप दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। बाकी फॉर्मूला भी है इसका, ऐसे याद करना चाहो कर लो, बाकी नहीं तो क्या करोगे आप इसको ट्रिपलेट से करेंगे हम सवाल में। अगर एग्जाम में आता है सवाल तो क्या करेंगे, देखो सिंपल आप एक चीज़ जानते हो, अगर समद्विबाहु तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा आपको बिल्कुल। यहाँ से सामने मैंने एक ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री है, तो ये a/2 में आ जाएगा आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल भी ले लें हम इसमें, तो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसमें ये वाली साइड आपको 10 दी हुई है, ये आपको मान लो टोटल 16 दी हुई है, ये भी 10 हो जाएगी। आपको एरिया निकालना रहे तो आप कहोगे ये वाली वैल्यू 8 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 8 हो जाएगी। अब ये 8 है, ये 10 है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है आपके पास। तो अब एरिया कैसे निकालोगे आप, सिंपल ऐसे निकालोगे 1/2, 6 आपको पता है इसकी हाइट, और कंप्लीट बेस क्या है आपको हो गया 16। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट एरिया निकाल लोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48, तो आप ऐसे निकालोगे एग्जाम में। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो याद भी कर सकते हो। क्लियर।
इसके बाद देखिए अगर समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सिंपल से फॉर्मूलेज क्या रहेंगे। हाइट के बारे में बात करूं तो ये आप फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली डोजेज में। तो √3/2a, ठीक है, ये ध्यान रखो, ये इसकी कंप्लीट हाइट हो जाएगी और एरिया हो जाएगा √3/4a²। अब एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी एक डोज में कि आपके पास अंदर कोई भी पॉइंट है P और वहाँ से तीनों साइडों पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो जो हाइट है ना आपके पास तीनों परपेंडिकुलर का टोटल हो जाता है और ये ओवरऑल टोटल किसके इक्वल हो जाएगा आपको, अगर मैं साइड के टर्म में बात करूँ √3/2a, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया था। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, आगे बढ़े। इसके बाद में देखिए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में बात करें तो देखो दो तरीके से निकाल सकते हो आप। एक तो आपने जैसे कि यहाँ पे डायगोनल इसमें ड्रॉ किया तो ये दो ट्राइंगल में टूट गया, ठीक है, दो ट्राइंगल बनेंगे इसके बाद में, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। तो इसमें एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला आपने और दिया हुआ है और एक कॉमन बेस हो जाएगा इनका, तो डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो 1/2 P1 + P2 × D। ये D क्या है, बेसिकली आपका डायगोनल है। क्लियर, तो उस डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं तो उनका दोनों का टोटल कर देना है, D से ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो कॉमन बेस हो जाएगा ये आपका, तो ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है डायरेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लो यहाँ पे। अगर आपको दोनों डायगोनल ही दे रखे हैं, दोनों डायगोनल दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे कि 1/2 D1 × D2 sin थीटा, तो दोनों डायगोनल दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो किसी भी ट्राइंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप लगा सकते हो। ये वाला फॉर्मूला जनरलाइज है, जैसे आपने ट्राइंगल के लिए पढ़ा था 1/2a × b × sin c, तो एंगल वाला, तो ये ऐसे यहाँ पे भी लगा सकते हो आप। अब आप कहोगे इसको वेरीफाई करें, तो वेरीफाई कर सकते हो आप। जैसे कि आपको समचतुर्भुज का मैं बात करूँ तो उसका एरिया आपको पता है, आपको क्या होता है उसका एरिया होता है 1/2 D1 × D2, D1 × D2 यानी दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई। और आप ये चीज़ भी जानते हो समचतुर्भुज मतलब जो आपका रोम्बस होता है उसमें सभी जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, उसके डायगोनल दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जब साइन थीटा की जगह 90 रखोगे तो साइन 91 हो जाएगा, तो D1 × D2 / 2 बन जाता है। ये अभी डिस्कस कर रहे होंगे अभी हम, तो ये बात समझ में आ गई आपको, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। दूसरा अगर ट्रेपेजियम के बारे में बात करें तो इसका एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि 1/2 और दोनों जो आपके पास पैरेलल साइड हैं उनका टोटल इंटू h क्या, दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए पैरेललोग्राम, आपके पास समांतर चतुर्भुज कैसे निकालना है एरिया आपको देखो एक इसकी साइड समांतर चतुर्भुज की आपको पता है कि आमने सामने वाली जो साइड है वो इक्वल होती हैं, तो आपको साइड दी हुई है और उससे उस पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो अगर आपको दिया हुआ तो ऐसे निकाल सकते हो AH1 और या फिर BH2। जैसे कि A है, इस पे जो परपेंडिकुलर डाला है वो H1 है, तो आप डायरेक्ट निकालोगे AH1, और यदि ये B पर परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है तो आप BH2 ऐसे निकाल सकते हो। ये बात क्लियर है। या फिर ये दो साइड दे रखी हैं आपको और दोनों साइडों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/2 नहीं आएगा, AB sin थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम में जब आप साइड की टर्म में बात कर रहे हो ना, A × B × sin थीटा किया है हमने केवल। अगर हम जो है किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल में बात करें डायगोनल की टर्म में बात कर रहे होते तो वहाँ पे आपके पास sin थीटा के साथ साथ बटे में 2 भी आ रहा था, D1 × D2 sin थीटा / 2। लेकिन अगर साइडों के बारे में बात कर रहे हो फिर आप क्या करोगे AB sin थीटा। क्लियर है ये बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। इसके बाद में रोम्बस यानी समचतुर्भुज अभी बात कर रहे थे, तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ D1 × D2, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर एक चीज़ तो आपने देख ही ली थी अभी कि सभी साइड इक्वल होती हैं, तो किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर अगर डाला गया है तो उसकी लेंथ आपको दे रखी है, तो क्या निकाल लोगे A × H। क्लियर, और आपके पास एक रिलेशन और है वो आपको ध्यान रखना है जो काम आता है आपको सवाल में। आपको क्या होता है कि एक तो डायगोनल की वैल्यू दे रखी होती है D1 या D2 कोई भी, और एक आपको साइड की वैल्यू दे रखी है, तो दूसरा डायगोनल आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला उसके लिए क्या है कि इनके बीच में रिलेशन D1² + D2² = 4 × A²। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डायगोनल निकाल लोगे और उसको कर लोगे। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको दूसरे तरीके से भी करना सिखाया था, आप याद करना, प्रीवियस क्लास में ये सब डिस्कस भी कर चुके हैं, प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं इससे पहले की। तो मैंने कहा था कि इसको ट्रिपलेट से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और साथ साथ देखो अब ये जो भी क्लासेस चल रही है रिवीजन वाली,
और इनमें जो भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इन सभी के हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो और अच्छे से ये कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे आगे की अपकमिंग क्लासेज में। क्लासेज रेगुलर चलती रहेंगी आपकी एग्जाम तक। तो इसके बाद देखिए रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो इसका डायगोनल अगर निकालना है तो आप क्या कहोगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल एक आपके पास रेक्टेंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका डायगोनल है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, तो इजीली निकाल लोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेरीमीटर के बारे में बात करो 2 टाइम्स एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, एरिया एल इंटू बी होता है, सिंपल सा आपको पता ही है। स्क्वायर देखिए डायगोनल है ना इसका, ऐसे ही निकालोगे आप, कैसे, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खास बात क्या है यहाँ पे कि दोनों साइड बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, तो आप डायरेक्ट अंडर रूट लोगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2a स्क्वायर, तो डी की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 2a ही आ जाती है। पी यानी पेरीमीटर 4 टाइम्स ए हो जाएगा, और एरिया आपको निकालना रहे तो आप क्या कहोगे कि डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये अभी आप देख के आए थे कि अगर देखो ये सब क्या है, स्पेशल होते जाते हैं। अभी आपने एक जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था आपने क्वाड्रिलेटरल का। दूसरी चीज़, अब इसके बाद में आप थोड़ा सा और अंदर आए तो आपने कहा कि अगर क्वाड्रिलेटरल आपका समचतुर्भुज हो जाए, रोम्बस हो जाए, तो साइन थीटा हट जाता है, तो बटे में 2 भी था सॉरी, तो केवल फॉर्मूला कितना रह जाता है, d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे आ गया मैं कि अगर साइड तो सभी इक्वल है ही, साथ में आपके पास जो एंगल है वो भी 90 डिग्री हो जाए ये वाला, ठीक है, तो फिर और आगे क्या कंडीशन हो जाएगी आपके पास कि d1 और d2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये स्पेशल केस होते होते आपको आगे चल जाती हैं चीज़ें और पता चल जाती हैं। बाकी आपको जनरलाइज वाला फॉर्मूला भी याद रख लेना है, ठीक है, उससे भी आपके क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े। इसके बाद में देखिए एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। ये भी पूछ लेता है आपसे कभी कभी। अभी तक आपने हीरोन का फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें आप किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे थे सेमी पेरीमीटर से, ऐसे ही आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना रहे तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ से तो आपके पास s आ जाएगा, आप कहोगे s, सेमी पेरीमीटर आ गया। इसके बाद में फॉर्मूला लगा देना s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप निकाल लोगे इजीली। समषटभुज, ठीक है, आपके पास सभी साइड हैं इसकी वो इक्वल हैं, इसका एरिया आपसे पूछ लेता है तो आपसे देता क्या है सवाल में, आपको a की वैल्यू दे दे, ठीक है, आपसे बोल देता है कि एक समषटभुज है जिसकी जो एक साइड है उसकी वैल्यू 6 दे रखी है, तो आपका इसका कंप्लीट एरिया पूछ लेता है। तो ये खास बात इसमें ये है कि इसको देखो 6 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाता है आपके पास 6 इंटू रूट 3/4 a स्क्वायर, तो आपका इसका कंप्लीट का एरिया यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना सीख के आए थे, तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दोबारा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। वहाँ पे मैंने आपका मेजर सेगमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और मैंने कहा था अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए मेजर सेगमेंट क्या होता है कि अभी हम पढ़ के आए थे कि ये तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा नीचे वाला, और जो ऊपर वाला जो बच रहा है ये मेजर सेगमेंट है। इसका एरिया अगर आपसे निकालना रहे तो ये कैसे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर देखो थीटा की वैल्यू तो क्या बन जाएगी, ये वाली बड़ी वाली थीटा माइनस 360 में से थीटा माइनस कर देना तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 माइनस थीटा, ये तो हो गया एक टर्म। दूसरी टर्म क्या है खास बात इसमें कि ये जो पार्ट है ना आपको केवल इस वाले पार्ट को हटाना है, तो ये वाला पार्ट भी आएगा इसमें, यहाँ पे ये प्लस आ जाता है, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या होता है ये प्लस हो जाता है, तो बस ये थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में, माइनर सेगमेंट में और मेजर सेगमेंट में। क्लियर हुआ ये बात यहाँ तक, आगे बढ़ें। इसके बाद में आगे देखिए डोज 58 प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। प्रिज्म कौन सी आकृति होती है जिसका बेस और टॉप है वो दोनों सेम आकृति के होते हैं, तो वो प्रिज्म कहलाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप है, टॉप इसका बेस भी आपके पास ट्रायंगुलर शेप का है, तो ये प्रिज्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, ये भी बॉटम भी स्क्वायर है, तो ये प्रिज्म हो जाएगा। अगर ये सेम आकृति का हो, जैसा ऊपर है जैसा नीचे है बिल्कुल, तो आपका प्रिज्म हो जाएगा। आप कहोगे सिलेंडर फिर क्या प्रिज्म होगा, बिल्कुल प्रिज्म होगा, क्योंकि इसका बेस भी आपके पास एक सर्किल है और टॉप भी इसका सर्किल है, तो ये भी आपके पास प्रिज्म की आकृति ये कहा होगा। अब पिरामिड में बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि आप पिरामिड के बारे में बात करते हो, तो पिरामिड का जैसे कि बॉटम
आपके पास एक कोई स्क्वायर हो तो और टॉप है इसका एक पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये प्रिज्म नहीं होगा, ये पिरामिड अलग चीज़ है और प्रिज्म अलग है। क्लियर? पिरामिड के बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़े होंगे, तो अभी प्रिज्म के बारे में देखिए। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, समझिए इसको। तो लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि केवल आपको टॉप का और बेस को छोड़ देना, तो बाकी टोटल जो एरिया के बारे में बात करोगे तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, आपको करना है पेरीमीटर ऑफ बेस। अब आपके पास कैसी भी आकृति दे रखी हो, आप चाहे इसके बारे में बात कर रहे हो जिसका बेस यहाँ पे ट्राइंगल है, और चाहे इसके बारे में बात करो जहाँ पे बेस आपका स्क्वायर है या फिर आपके पास रेक्टेंगल है, कुछ भी हो, तो सबके लिए सेम रहेगा। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है उसको कि पेरीमीटर लेना है आपको बेस का, बेस और टॉप तो सेम है, तो बेस का पेरीमीटर आ गया और मल्टीप्लाई हाइट से कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो इसकी कोई हाइट दे रखी होगी तो उससे आपका ये चारों साइड, अगर जैसे इसमें 4 साइड है तो चारों का आपका एरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 3 है इसकी लेटरल साइड, तो तीनों का एरिया निकल के आ जाएगा। तो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर ये बात? आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया तो निकालना ही है। अब आप कहोगे बेस और टॉप दोनों सेम सेम के हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को निकाल के उसका 2 टाइम्स कर देंगे हम, उसको और ऐड कर देना है। लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, तो आपका ये टोटल एरिया इसका निकल जाएगा। क्लियर ये बात? अब ये जो एरिया ऑफ बेस है ना, अगर यहाँ पे ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया आप निकालना सीख लिया, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का निकाल लोगे, अगर आपके पास सर्किल है तो सर्किल का निकाल लोगे, तो वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो सिंपल वही बात है, जैसे कि अब इसमें इसको याद करो, उसमें आप लिख सकते हो जैसे कि 2πRh, ये क्या आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक जो आपका सिलेंडर होता है ये भी एक प्रिज्म ही है। तो अब इसमें देखिए ये सब सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है आपको 2πr, और हाइट से मल्टीप्लाई करना, आपको हाइट h है तो h से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2πRh आपका इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है कि नहीं होता सिलेंडर का, आपको बिल्कुल होता है, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई हो गया, ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा, अब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, 2πRh तो आएगा ही आएगा, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, आपको इसका बेस है वो तो आपके पास एक क्या है सर्किल है, सर्किल है तो πr², 2πr², ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। आप कहोगे हाँ ये भी हम जानते हैं। इसके बाद में अगर आपको आयतन निकालना रहे तो क्या हो जाएगा कि इसका एरिया ऑफ बेस लेना है आपको और उसको मल्टीप्लाई हाइट से कर देना है, ठीक है, सिंपल सा है ये। अब एरिया ऑफ बेस देखना है आपको क्या दिया हुआ है, उसी हिसाब से उसका एरिया निकालना है और बेस और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे 1/3 इस टाइप का कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होता, किसमें, प्रिज्म के केस में। पिरामिड के केस में 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसके बाद में आपको। तो ये बात समझ में आ गई। आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो कि इस पे सिलेंडर पे आपको होगी एरिया ऑफ बेस क्या था πr² और हाइट से मल्टीप्लाई करना πr²h आ गया, ठीक है। तो ये आपका कोई भी आकृति जिसका बेस और टॉप सेम हो उसका एरिया आप निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने सिलेंडर पे इसको सेटिस्फाई करके भी देख लिया। क्लियर? क्यूबॉइड पे चलते हैं। क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा आपके पास, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल से मिलके बनाया है ये, ठीक है, तो 2 टाइम्स l+b। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, ये भी कहीं ना कहीं है ना, आप यही चीज़ें चल रही हैं, ये प्रिज्म ही है ये भी। आप इसको देखोगे गौर से कैसा है, बस इसका जो टॉप है और बॉटम है ये रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे आपके पास ये आकृति थी तो ये प्रिज्म ही है। तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स l+b, बिल्कुल होता है, हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, कैसे निकालोगे 2 टाइम्स LB/BH/HL, ये ध्यान रख लो, ये बात क्लियर। इसके बाद में वॉल्यूम आपको पता है ये LBH, इसका डायगोनल का फॉर्मूला और याद रख लो, ये काम आता है बहुत ज़्यादा, L² + B² + H², ठीक है, प्लस H² का अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास इसका डायगोनल निकल के आ जाता है। पूछ लेता है सवाल आपसे। क्यूब के बारे में बात करें, क्यूब इसका ही आपके पास क्यूबॉइड का स्पेशल केस है जिसमें सभी साइड इक्वल हो जाती हैं। तो ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो यहाँ से ये निकाल लोगे, बाकी ये भी ईजी है निकालना। जैसे कि इसमें आप सबको LBH को इक्वल रखोगे तो आपके पास D की वैल्यू, डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 है। लेटरल सरफेस एरिया आप निकालोगे 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम आपके पास a³ निकल के आ जाता है। यहाँ पर यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ें इसके बाद में 59 देखिए, सिलेंडर पे चलते हैं। तो सिलेंडर का अभी हमने देख भी लिया था, कर्व सरफेस एरिया बोल दें या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलें, अब 2πRh हो जाएगा।
और 2πr/h प्लस 2πr² ये आपका टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम πr² हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी ये थोड़ी सी जानकारी है एडिशनल, ये थोड़ा सा देख लो, काम आ जाती है कभी कभी कि एक ये बनता कैसे, जैसे इसकी फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा कि इसको बनाया कैसे गया है। मान लो कोई सीट है आपके पास, ठीक है, आपके पास सीट है, उसको यहाँ पे आयताकार सीट को किसी एक भुजा के अनुदिश आपने मोड़ा है, ठीक है, घुमाया है। तो मतलब ये कोई सीट थी, ठीक है, ये कोई सीट थी, इसको आपने फोल्ड किया है, यहाँ से फोल्ड करने लग गए, इसी को फोल्ड करके फिर आपने एक सिलेंडर बना दिया ऐसा। तो फिर आपके पास इसने आपने फोल्ड किसके अनुदिश किया है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में किया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मायने रखेंगी। जैसे कि आपने इसकी लंबाई को एज इट इज़ रखा, ये जो सीट थी ना इसकी लंबाई को एज इट इज़ रखा, इसकी लंबाई को, और इसने आपने जो इसकी विड्थ थी इसके अराउंड फोल्ड किया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा आपका, जो इसकी विड्थ थी उसकी आपके पास रेक्टेंगल की, ये आपके पास 2πr के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो किसका, इस सिलेंडर का। ये बात क्लियर है। अगर सीट को हमने दूसरी तरीके से फोल्ड किया है, कैसे, सीट ये थी आपके पास, अब हमने फोल्ड नहीं किया, हमने क्या किया है कि इस सीट को इसी के अराउंड क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो एक बड़ा सर्किल सा बन जाएगा, ठीक है, बड़ा सा एक ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है उसकी विड्थ आपके पास विड्थ के चौड़ाई के इक्वली हो जाएगी, जो आपका एक आयत आपने माना था, ठीक है। तो कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है आपसे कि इसको इसके अराउंड घुमाया गया है, तो आपको वहाँ पे देखना है कि रेडियस क्या लेना है आपको, और रेडियस क्या लेना है और हाइट क्या लेना है, फिर उस हिसाब से आपसे क्या पूछ लेता है, उसको वॉल्यूम पूछ लेता है, तो वो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। समझ में आई ये बात, आगे बढ़े। ये वाला देखो कोन में क्या करना है आपको कि पहले तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया πrl होता है, इसमें एल क्या है, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, ये क्या है, एक तिर्यक ऊंचाई, इसकी स्लांट हाइट, ठीक है, ये जो स्लांट हाइट है एल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे निकलती है इसको समझ लो, थोड़ा सा काम आता है वो। देखो ये आपके पास आर है, ये एच है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, किसकी हाइट है, कोन की। अब ये जो हाइट है ये स्लांट हाइट है, ये एक बिल्कुल आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये एच है, ये आर है, तो ये आप निकाल सकते हो, आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं, r² + h² से स्लांट हाइट आपने निकाल ली। ये बात क्लियर। तो अब आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछे तो आप निकालोगे πrl, ठीक है, एल लेना है आपको, टोटल सरफेस एरिया πrl आ जाएगा, प्लस बॉटम में क्या है πr², टॉप तो आपका एक पास पॉइंट ही है, तो पॉइंट टॉप को तो कुछ लेना नहीं है, तो केवल इतना ही रह जाएगा πrl + r। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 πr²h। मैंने क्या बोला था कि आपको जब प्रिज्म के केस में आपको 1/3 का कुछ टर्म याद नहीं रखना, 1/3 का टर्म तभी याद रखना है जब आपके पास कैसा हो, टॉप और बॉटम सेम टाइप का ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप बॉटम सेम नहीं है, ऊपर एक केवल पॉइंट है, तो यहाँ पर 1/3 टर्म आएगी, πr²h, कन्फ्यूज नहीं होगा आपसे। इसके बाद में सवाल एक और पूछता है आपसे कि जैसे कि आपके पास कोई सिलेंडर है, सिलेंडर से आपने एक कोन काटा है, ठीक है, सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कोन आपने कट किया है इसमें से, तो कितना पोर्शन है जो वेस्ट हो जाएगा। मान लो कोई लकड़ी का एक आपके पास कोई आकृति थी, कोई सिलेंडर था, उसमें से आपने इतना एक कोन की शेप का एक आकृति निकाल ली, उसमें से निकाल ली है बिल्कुल, तो कितना जो लकड़ी का पार्ट है, ठीक है, उस वुड का पार्ट है वो वेस्ट में चला जाएगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो एरिया है वो टोटल सिलेंडर का तो आप जानते हो πr² होता है, बिल्कुल। कोन का आप निकाला था अभी आपने 1/3 πr²h। एक बात समझ रहे हो, ये 1/3 ही टर्म यहाँ पे यूज हुआ है, तो बाकी 2/3 था ना वो आपके पास बच गया, तो जो 2/3 पार्ट बचा है इसका वो क्या है, वेस्टेज में चला जाएगा। तो कुल मिला के जैसे कि ये आपके पास एक कोन, यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में से ये है ना, ये वाला पार्ट ये हमने काट के बाहर निकाल लिया, तो ये केवल 1/3 था, तो बाकी जो पार्ट बच गया है इसका ये 2/3 है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि टोटल सिलेंडर 3 यूनिट का है, आपके पास कोन है, ठीक है, कोन है वो आपके पास 1 यूनिट का है, तो जो वेस्टेज में चला गया वो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ये बात समझ में आई आपको कैसे चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। अब इसके बाद में देखिए ये जो कोन है आपका ये बनाया कैसे गया है, इस पर डिपेंड करता है कि इसमें एल क्या होगा और किसके अराउंड घुमा के इसको बनाया गया। जैसे कि मैंने क्या किया कि एक कोई कोन है, इसको यहाँ पे इस रेडियस के अबाउट घुमाया था इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर एक आपके पास ये कोन की आकृति बन गई। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि एक आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल था, आपने इसके अराउंड, ठीक है,
आपने इसकी जो हाइट है, हाइट के अराउंड इसको घुमा दिया, ठीक है, हाइट के अराउंड घुमा दिया तो आपका एक क्या बन गया, यहाँ पे कोन की शेप यहाँ पे बन गई। अगर मैं आप कहोगे इसके हाइट के अराउंड घुमाए, अगर हाइट के अराउंड ना घुमाएं, हम इसके अराउंड घुमा दें, इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड, हाइपोटेन्यूज के अराउंड यदि आप इसको घुमाओगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, ठीक है, तो ध्यान रखो इसके अराउंड घुमा रहे हैं, इसके अराउंड घुमाओगे तो आपके पास जो शेप बनती है वो एक काइट की बन जाती है, ठीक है, पतंग, पतंग की शेप बन जाती है ये वाली। तो इसमें क्या है मामला, देखो ये आपके पास इस तरीके का था, ध्यान रखो इसको, ये वाला, ये इसका आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आपके पास लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है, LAK से लिख दिया है इसका मतलब परपेंडिकुलर बेस और आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो हमने इस बार जो है इसको कर्ण के सापेक्ष घुमा दिया है, कर्ण के सापेक्ष घुमा दिया है तो एक काइट की शेप बन जाएगी। तो इस तरीके का ऐसा इधर भी बन जाएगा, ऐसा इधर भी बन जाएगा और बीच में आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, एक सर्किल टाइप का। तो ये शेप का आपसे कभी कभी क्या है, कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम पूछ लेता है, ठीक है, अच्छा सवाल बनेगा तो ऐसा पूछ सकता है आपसे, तो इसको समझ लो क्या मामला है। तो कुल मिला के इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दो पार्ट का ही तो एडिशन है। देखो ये दो कोन ही तो बन रहे हैं, इसमें एक कोन ऊपर बन रहा है, एक कोन नीचे बन रहा है, तो आप इजीली निकाल सकते हो इसको, तो आपको कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, देखो समझो इसको। अगर यहाँ से आपसे मैं इसकी रेडियस पूछूं, ठीक है, जो ये नया कोन बना है ऊपर, इसकी ये जो रेडियस पूछ लूँ मैं आपसे, ये वाली R, तो इसको देखो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, ठीक है, अलग से लिख दिया है। तो ये मामला क्या है, यहाँ पे ये आपके पास ये वाला पार्ट K है, ठीक है, ये आपके पास A है और ये आपके पास L हो जाएगा। तो अगर इसके रेडियस के बारे में बात करूँ, जो यहाँ पे ये बन रही है, इसको कैसे निकालोगे, आपके पास हो जाएगा ये LA/K। आप याद करो पहले के डोज में मैंने आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, आप याद करो क्या था कि यदि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर मैंने डाला, ठीक है, तो ये आपके पास मान लो इस साइड को मैं क्या बोलूँ, आप कहोगे बेस बोल दो, इसको हाइट बोल दो, इसको परपेंडिकुलर, इसको आप यहाँ पे बेस और इसको परपेंडिकुलर बोल दो, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये बेस हो जाएगा, ये आपके पास हाइट हो जाएगा, हाइट को आप परपेंडिकुलर लिख दो और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो आपसे अगर मैं ये वाली लेंथ पूछूं, मान लो कोई पॉइंट है ये M और N, अगर MN पूछूं मैं आपसे तो आप कैसे निकालते थे, MN को कैसे निकालते थे, याद करो, इसको मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड बाई H करते हैं, ठीक है, तो ये MN आ जाता है आपके पास। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। देखो ये शेप को याद करो आप, ये आपके पास 90 डिग्री है और 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये R है, ये बेसिकली आपका यही है। तो L इंटू A डिवाइड बाई K, ये ऐसे करके आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो। कर्व सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा पाई आर एल और पाई आर ए, और यहाँ पे L और A पता चले गए आपको क्या क्या है। दूसरी जो टर्म है वो आपके पास क्या हो जाएगी कि आपके पास यहाँ पे देखिए ये जो दो चीज़ बन रही थी ना आपके पास, हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ये दो कोण बन रहे हैं बेसिकली, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो रेडियस तो सेम है, इसकी सलांट हाइट आपके पास L है, इसकी सलांट हाइट आपके पास A है, तो बस इन दोनों को ही ऐड किया है, पाई आर एल और पाई आर ए, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कोण को ऐड कर दिया, ठीक है। आपसे इसका वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ध्यान रखो इसको 1/3 पाई L स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन K। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े इसके बाद में 61 देखिए, इसमें हम फ्रेस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी जानकारी और समझ लो ऊपर इसमें कि ये फ्रेस्टम बना कैसे। बेसिकली तो एक कोन है आपके पास, कोन को आपने काट दिया किसी हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से, तो ऊपर से हाइट मैंने स्मॉल h लिया, इसकी कंप्लीट हाइट है वो कैपिटल H है, ठीक है। तो इसमें h/h का जो रेशियो है वो r/r से होता है, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप निकाल सकते हो, ये थीटा एंगल दोनों का सेम है, सिमिलरिटी से ये h/h r/r का रेशियो होता है। अब इसमें हम वॉल्यूम लिखते हैं इनका, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, छोटे वाले का और बड़े वाले का ये हो जाएगा। ये हमने यहाँ से ये निकाल लिया है रेशियो। तो इस रेशियो को निकाला तो ओवरऑल जो चीज़ आ रही है निकल के सामने वो क्या आ रही है कि ये कितनी हाइट से हमने काटा है, ये डिपेंड करेगा कैसे निकालेंगे कि इनका वॉल्यूम कैसे है, ठीक है। अगर इनका वॉल्यूम जैसे यहाँ पे लिया हमने कि इसकी कंप्लीट हाइट, ठीक है, 2 टाइम्स है पूरे वाले की, ठीक है, और इसमें हमने इसको मिड में से काट दिया, तो आपके पास ये पूरी 2 थी और ये 1 हो गई, तो ऊपर वाले का जो वॉल्यूम है केवल 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से कहने की बात ये है कि 1/8 का है, तो ऊपर वाले का जो अगर वॉल्यूम 1 है,
ठीक है। तो ये पूरे का 8 है, 8 यूनिट, तो ऊपर वाले का 1 हो जाएगा। तो इस वाले का जो आपके पास फ्रस्टम बच रहा है, इसका यूनिट है, जो एरिया है वो 7 आ जाता है निकल के। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जैसे कि कट यहाँ पे लगाया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, तो इसमें आपका जो रेशो है ना, जो इसमें आपसे सवाल में ये बोला, ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको ध्यान से, कि एक कोण है, इस कोण में हाइट में, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, इसमें बराबर 3 कट लगाए गए हैं, ठीक है, एक ये लगा दिया और ये एक लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ की ये यूनिट, ये आपके मान लो कोई 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, ठीक है। तो बराबर हाइट में, तो टोटल हाइट मान लो, मैंने मान लिया कि 3 यूनिट थी, तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो इस तरीके से कट लगाया गया है। तो इनके वॉल्यूम हैं वो क्या क्या होंगे, ये आपसे पूछा है। तो कि बीच में एक पार्ट ये बन रहा है, नीचे एक पार्ट बन रहा है और ऊपर एक आपके पास कोण बन रहा है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा। तो ध्यान रखो, ये आपके पास ऊपर वाले जो कोण है उसका हो जाएगा 1 यूनिट, ये ऊपर वाले कोण का है, ये जो है ना 8 यूनिट, ये यहाँ से यहाँ तक के कोण का है, ठीक है। आपसे फ्रस्टम का ये वाला पार्ट पूछा है, तो आप ऊपर वाले कोण को हटा दोगे, तो इसमें से 8 में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो 7 बन गया। ऐसे ही आप जब नीचे वाले में चल रहे हो केवल इस पे, तो ऊपर के दोनों को हटा दोगे, ठीक है, ऊपर के दोनों को हटा दोगे, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि 27 है ना, ये 27, इस 27 में से मैंने यहाँ से यहाँ तक का मामला हटा दिया। यहाँ से यहाँ तक का मामला कितना था, आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक का मामला तो 8 था, तो 8 को माइनस किया तो 19। तो ओवरऑल इनका जो ये पार्ट है ना, ये एक देखो, इनको मैं नीचे बना दूँ यहाँ पे, एक पार्ट ये रहा, एक मिड में आपके पास पार्ट ये रहा और एक ऊपर पार्ट ये रहा, ठीक है। तो इन तीनों का जो रेशियो है ना वॉल्यूम का, वो ये रह जाएगा 1:7:19। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझना है। फ्रस्टम के बारे में बात करें तो सिमिलर सा है, कुछ फ़र्क नहीं है। अभी आप पढ़ के आए थे कोण का, तो उसमें भी जो आपके पास ये जो स्लांट हाइट है उसको कैसे निकालते थे, h² + r², ठीक है। अब यहाँ पे r² को क्या ट्रीट करना है, r - r, बस इतना सा फर्क हो गया है, r - r। तो ये बात समझ में आई। दूसरा कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, तो अभी आप पढ़ के आए थे πr/l, ठीक है। जब ये था कि मामला आपके पास केवल एक वाला पार्ट था, लेकिन एक में इसमें 2 पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, πr, एक और टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगी, एक तो πr/l और एक स्मॉल में πr/l। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों को ऐड कर दो, πr + r × l, ठीक है। और इसके बाद टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो अभी देखिए जो कोण था उसमें तो बॉटम का हमने जोड़ दिया था, टॉप का कुछ एक पॉइंट ही था, तो एरिया कुछ जोड़ा नहीं। इस बार टॉप में क्या है कि एक सर्किल है, तो सर्किल का भी जोड़ना पड़ेगा, तो πr कैपिटल का स्क्वायर और स्मॉल का r², ये और ऐड कर दिया। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो, जो इसका है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपसे पूछता है एग्जाम में, इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। तो πh/3 ये आएगा एक टर्म, आगे क्या आएगा, कैपिटल r², स्मॉल r² प्लस r × r, ये जो टर्म है इसको इम्पोर्टेंट है, ये आप भूल जाते हो कभी कभी, इसको नहीं भूलना है, r × r, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। इसका पूरा वॉल्यूम किस तरीके से, देखो 1/3 जरूर आएगा, ध्यान रखना है इसमें। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसका फ्रस्टम का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़े। स्फेयर के बारे में बात करें तो स्फेयर को सिंपल सा क्या है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज़ है इसमें, तो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एक ही बात है। तो 4πr² हो जाएगा। वॉल्यूम आपको पता ही है 4/3 πr² ओनली, ठीक है। लेकिन जो आपका हेमी स्फेयर है इसमें थोड़ी चीज़ें बदलती हैं। कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो मतलब केवल इस वाले पार्ट की बात कर रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा था मामला, पूरा स्फेयर था तो 4π था, आधा आधा काट दिया तो हमने 2πr² ऊपर रह गया, 2πr² नीचे रह गया, ठीक है ये बात। तो आप कहोगे बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो 3πr² हो जाता है। ये कैसे, क्योंकि जब आपने इसको काटा था तो ये 2 पार्ट में कट गया था। जैसे एक स्फेयर था, वो कटने के बाद में 2 पार्ट बन गए थे, एक ऊपर हेमिस्फेयर एक नीचे हेमिस्फेयर। तो ऐसा होने से इसमें क्या हुआ कि कट तो आपने ये है, लेकिन एक पार्ट ये ऊपर एक सर्किल ये और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो πr², तो टोटल 3πr²। ये थोड़ा सा है, ये पूछता है आपसे 3πr²। तो सवाल में जब आप सॉल्व कर रहे हो, रेडियस आपको दे रखी है, ठीक है, तो आप
सिर्फ देखना है कि आपसे टोटल पूछा है या आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो उसी हिसाब से आंसर आएगा। वॉल्यूम आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको वॉल्यूम दिया होता है, वहाँ से रेडियस निकालना रहता है, रेडियस के बाद में आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालते हो। क्लियर। अब एक चीज़ है यहाँ पे जो समझने की है कि जैसे कि मैंने ये जो कंप्लीट स्फीयर था इसको एक बार में काटा था, ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ था कि दो बन गए थे, एक 3 पाई आर स्क्वायर ऊपर बन गया था, एक 3 पाई आर स्क्वायर नीचे बन गया था। तो अगर इन दोनों को ऐड करूँ मैं तो आपको कि ये तो 6 पाई आर स्क्वायर बन रहा है। तो पहले तो केवल 4 पाई आर स्क्वायर था, अभी 6 पाई आर स्क्वायर बन गया है। तो कुल मिला के आप कहोगे, टोटल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो 2 पाई आर स्क्वायर की जो टर्म है ना वो एक्स्ट्रा आ गई है। क्लियर। ये क्यों आई है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। ये सिंपल ऐसे समझ लो कि कोई नींबू है ना, नींबू को आपने काट दिया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, कोई भी जो आपके पास स्पेयर की शेप होती है उसको जैसे आप काटते हो तो एक क्या बन जाता है, नींबू का एक ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, और एक ऊपर वाला पार्ट ये, तो नींबू के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो इनमें से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो इसमें जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा आ गए हैं 2। तो 2 पाई आर स्क्वायर की जो टर्म है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा आ गई है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक कट लगाया मैंने। तो आप कहोगे कि एक कट लगाने पर 2 पाई आर स्क्वायर आए, तो अगर मैंने 2 कट लगा दिए इसमें, ठीक है, इसके बाद में एक बार और काट दिया इसको, तो फिर क्या हो जाएगा, आप कहोगे एक और 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ध्यान रखना है। सवाल आपसे कैसे पूछता है कि रेडियस आपसे दे देता है स्फीयर का और बोलता है कि आपसे कि उसमें 3 कट लगाए गए हैं, ठीक है, 3 कट लगाए गए हैं, तो उसके बाद में आपके पास कितना इस एरिया हो जाएगा टोटल। तो टोटल हमेशा ध्यान रखना, एक कट लगाने पर आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 2 कट लगाने पर आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 कट लगाने पर आपके पास कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। तो हर कट लगाने पर हर एक नया कट लगाने पर 2 पाई आर स्क्वायर की जो टर्म है वो एक एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। एक बार काटने पर ये कैसे आया, ये 2 बार काटने पर कितना आया, क्लियर। तो अभी एरिया कितना हो जाएगा, तो पहले था 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा तो 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो पहले एरिया इतना था, अभी इतना हो गया है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूज नहीं है, आगे बढ़े। ये देखिए 63, इसमें क्या मामला है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछता है और आपसे कैसे पूछा जाता है कि उस शीशे के घन से 7 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं जिससे कोर की माप इतनी है। तो अभी हम जो फॉर्मूले पढ़ रहे थे तो उन्हीं को यूज़ करना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को कोई भी इस आकृति है उसको मेल्ट करके कोई चीज़ बनाई गई है, ठीक है। तो ओवरऑल करना क्या है, ऐसी चीज़ों में कोई चीज़ मेल्ट की गई है या फिर कोई चीज़ में कोई भरा हुआ था, जैसे कोई इसी में कुछ पानी भरा हुआ था या कोई मिक्सचर भरा हुआ था, तो उसको किसी दूसरे पात्र में आपने उडेल दिया, ठीक है, दूसरे पात्र में आपने भर दिया। मान लो पहले ये घनाभाकार आकृति का था, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का था, और उसके बाद में इसमें जो पानी भरा था इस टंकी में उसको आपने एक सिलेंड्रिकल आपके पास कोई वेसल है या फिर आपने उसमें सिलेंड्रिकल कोई आपके पास क्या है कोई टंकी है उसमें डाल दिया। तो अब इसमें कितनी आपके पास रेडियस पूछ लेता है, आपसे हाइट पूछ लेता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें चलती है ना, तो आपको करना क्या रहता है, इनमें वॉल्यूम इक्वल करना रहता है, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल, सिंपल आंसर आ जाता है आपका। तो यहाँ पे वही चीज़ करनी है कि आपसे पूछा गया है कि शीशे के घन से और इसकी डायमेंशन दे रखी है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है। तो घन से, क्यूब से आपने क्या बनाया है, आपने स्फीयर बनाया है बेसिकली। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर आपसे मैं बात करूं तो क्यूब की डायमेंशन क्या दे रखी है 77, तो क्यूब का वॉल्यूम आपको हो गया 77 इंटू 77 इंटू 77, बिल्कुल। वो इक्वल किसके करना है आपको, हो गए हमको इस इक्वल करना है इसको। देखो गोलाकार गोलियां बनाई गई है, मतलब स्फीयर बनाया गया है, स्फीयर बनाया गया मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब क्या हो जाएगा 22/7, तो 4/3 22/7, और आर क्यूब मतलब देखिए यहाँ पे ये जो व्यास दे रखा है डायमीटर दिया हुआ, तो 7/2 7/2 और 7/2, क्लियर। अब आपसे बोला कि कितनी बनेंगी, हमने कहा कि n बनेंगी, ठीक है। तो n बनेंगी तो आपको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किया तो आप कहोगे देखो ये 8 से तो 8 चला जाएगा, देखो ये 11 बार कटेगा, ये 8 कट जाएगा। अब इसके बाद में देखो क्या मामला बनने वाला है कि और क्या क्या कटने वाला है यहाँ पे।
देखो 7 से इसको काट लो और 7 से ये 77 77 ये कट जाएगा, ठीक है। तो और इस 7 से ये 11 बार कट जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल बच के आ गया है, एन की वैल्यू है वो आपके पास बच गई है 77 मल्टीप्लाई बाई 33 मल्टीप्लाई कर लो 21 2 बनेगा 21 42 2 44 4 और 21 और 4 25 2541 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो किया क्या है बेसिकली वॉल्यूम इक्वल किया, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था पिरामिड के बारे में थोड़ी देर पहले, तो उसको समझिए पिरामिड से। देखिए ये जो कंसेप्ट हैं ये 3D के हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़े से विजुअलाइज करना पड़ता है आपको कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे समझ काम करती है, क्योंकि एक्चुअल में आप 2D में तो क्या करते हो कि बना के देख लेते हो चीज़ें, यहाँ पे आपको थोड़ी सी विजुअलाइज करनी पड़ती है कि आपको सवाल में क्या दिया है कि स्लांट हाइट कैसे होती है और आपके पास जो स्लांट एज क्या होती है। अब देखो मैंने एक, अब पिरामिड में क्या है कि डिपेंड करता है आपके पास, पिरामिड का मतलब तो समझ में आ ही गया ना आपको क्या है। पिरामिड कोई भी आकृति हो सकती है जिसका एक प्रिज्म तो आपने देख लिया था बेस और टॉप सेम सेम है, अगर सेम सेम ना हो तो जो बनता है वो पिरामिड हो जाता है। अब यहाँ पे देखो बेस तो कुछ अलग है और टॉप आपका एक पॉइंट है, तो ये पिरामिड हो जाता है। बेस कुछ भी हो सकता है आपके पास, यहाँ पे बेस क्या है आप कहोगे, यहाँ पे जो बेस है वो आपके पास ये क्या है ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सवाल में। तो अब एक इस एग्जांपल से समझिए यहाँ पे क्या क्या मामला चलता है। जैसे कि ये मैंने एक ट्रायंगुलर शेप का एक प्रिज्म लिया, सॉरी पिरामिड लिया, और इस पिरामिड में देखो यहाँ पे अगर इसके अंदर एक अंदर सर्किल बनता है, इसकी होती है एक इन रेडियस, एक बाहर सर्किल बन रहा है, इसकी होती है सर्कम रेडियस। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है ये क्या हो जाएगी सर्कम रेडियस, ठीक है। अंदर यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस ये हो जाएगी इन रेडियस, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये आपके पास होती है इसकी स्लांट हाइट, ठीक है। आपके पास ये होती है स्लांट एज होती है, थोड़ा सा समझना इसको, ये स्लांट एज होती है और ये स्लांट एज में ये वाला जो पार्ट है समझना इसको, ये वाला जो पार्ट है आपका बीच में, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इसका है ना ये साइड व्यू मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये तो है आपके पास स्लांट एज SE, और ये जो है यहाँ पे ये है आपके पास स्लांट हाइट, ठीक है SH। तो ये है थोड़ा सा, और हाइट एक्चुअल में क्या हो जाएगी, ये तो बीचों बीच हो जाएगी मिड पॉइंट से यहाँ से। तो अब क्लियर है ये सब चीज़ें। तो अब आपको दिया रहता है सवाल में कि स्लांट एज दिया है, तो फिर कैलकुलेशन करके आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ती है, फिर कैलकुलेट करते हो आप, ठीक है। देखना पड़ेगा कि आपको सवाल में क्या दिया हुआ है और फिर उसी हिसाब से आपको सवाल को सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो इनके कुछ फॉर्मूले कैसे निकालते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसको आपको समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कैसे तरीके से चल रही है, ठीक है। तो अब देखिए पहले इनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको देख लें। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए ये कैसे निकालोगे आप, जैसे कि ये एक पिरामिड था, अब इसको मैंने क्या किया यहाँ पे खोल दिया है, ठीक है। इसको बेसिकली अभी ये बंद था ना, यहाँ पे ये बंद है, इसको यहाँ पे खोल दिया, ओपन कर दिया, तो अब चीज़ें आपको थोड़ी यहाँ पे क्लियर दिखेंगी। तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, इसकी स्लांट एज है, और ये मिड में है ये क्या है, इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है। तो ये एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी ये है जो साइड ये ए हो जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ बेस आपसे पूछा है और 1/2, तो ओवरऑल आपको निकालना क्या है कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो मतलब ओवरऑल ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इनका आपको एरिया निकालना है, कहने का मतलब तो यही हुआ। तो ये कैसे निकालोगे आप, तो ये तो सिंपल ऐसे ही निकालोगे ना, इनका सब का ये जो पेरीमीटर है ये जो बेस का ये ऐड कर लोगे और इसको स्लांट हाइट से निकाल लोगे, क्योंकि ये जैसे मैं एक ट्राइंगल के बारे में बात करूँ तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो वही चीज़ किया है यहाँ पे, ये तो एक का हो गया, फिर इसका ऐसे दूसरे का निकाला, फिर ऐसे तीसरे का निकाला और सबको ऐड कर दिया, तो ये पेरीमीटर ऑफ बेस बन गया। तो 1/2 इसमें इसलिए आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना ये सब कुछ। तो ये आपका एरिया हो गया। टोटल के बारे में बात करूँ तो क्या करना है कि बेस का जो एरिया है वो और ऐड कर देना है आपको, ये तो आप पहले सीख चुके हो। वॉल्यूम में क्या करना है, ध्यान रखना कि 1/3 आता है, मैंने बताया था आपको पहले ही कि 1/3 आता है, और एरिया ऑफ बेस लेना और जो मल्टीप्लाई करना है वो हाइट से करना है। इस बार ध्यान रखना, फ़र्क क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है बस,
समझना है, कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि वॉल्यूम में क्या करना है आपको। जो हाइट लेनी है वो आप क्या लेते हो, हमेशा जो हाइट लेते हो वो कौन सी लेते हो, जो एक्चुअल हाइट है उस पिरामिड की। याद करो जब आप कोन के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो हाइट ले रहे थे आप पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम निकाल रहे थे पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, तो यहाँ पे हाइट ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, कोन की हाइट ले रहे थे ना, बिल्कुल ले रहे थे। ऐसे ही जब आप इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया बात कर रहे थे तो पाई आर एल ले रहे थे, ये एल था, ये कौन सी हाइट थी आपके पास, कहोगे कि ये स्लांट हाइट थी, तो यहाँ पे स्लांट हाइट लेते हैं, यहाँ पे चीज़ें अलग चलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो ऐसे ही यहाँ पे है, ठीक है, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में आपको हाइट लेनी है एक्चुअल वाली, और इसमें लेटरल सर्विस एरिया में लेनी है स्लांट हाइट, तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यह तो फॉर्मूले हो गए, ये तो आपको समझ में आ गई। अब इनको निकालना कैसे है ये समझो पहले। अब देखो, यदि मैंने आपसे कहा कि इसका जो बेस है वो अगर ट्राइंगल हो जाए, ठीक है, अगर बेस ट्राइंगल हो जाए तो आपको निकालना पड़ेगा ये वाला पार्ट। तो देखो कुल मिला के यहाँ से यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये वाला जो मैंने बनाया है ये क्या है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इसमें जो ये है हाइट, ये आपके पास हाइट बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये आपके पास जो हाइट है ये स्लांट हाइट, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये बेसिकली जो हाइट है ना आपकी स्लांट हाइट, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। किसमें, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसमें ये तो आपके पास एक्चुअल हाइट हो जाएगी पिरामिड की, ये आपके पास रेडियस हो जाएगी, कौन सी, इन रेडियस, ध्यान रखना इन रेडियस, और ये क्या हो जाएगी आपके पास स्लांट हाइट। तो ऐसे निकलेगी आपकी स्लांट हाइट, क्लियर। तो स्लांट हाइट आप निकाल लोगे, अब क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप कहोगे आर कैसे निकलेगा, आर आप बहुत पहले सीख चुके हो, पहली क्लास याद करो ज्योमेट्री की, जिसमें मैंने आपको सब तरीके से आर निकालते हैं, कैसे निकलती है सब तरीके के ट्राइंगल से, वो सब डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो इक्विलेटर के लिए क्या होती है 1/a/2√3, ठीक है, तो ये होती है। और अगर स्क्वायर हो जाए, ठीक है, आपको हो गया, यदि स्क्वायर बन जाए इसका तो भी आपको निकालनी तो क्या पड़ेगी, इसमें निकालनी तो ये भी हाइट, जो आपके पास अंदर जो बन रहा है सर्किल, इसके अंदर भी सर्किल बनेगा, तो इसकी फिर दोबारा आपको निकालनी पड़ेगी क्या, इन रेडियस। तो भी इसकी इन रेडियस तो निकालना बहुत आसान होता है, जो भी आपके पास स्क्वायर दे रखा है उसका हाफ कर दो साइड का, तो वही किया है। इसका तो स्क्वायर का तो जस्ट हाफ होता है a/2, और इसमें क्या होता है ट्राइंगल में a/2√3, ऐसे निकाल लोगे। तो ये रिलेशन आपको समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे काम की बात क्या है कि आपको कभी कभी सवाल में स्लांट एज दिया होता है, तो आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ती है। तो एज से कैसे निकालोगे, देखो ये जो एज है ना आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। कैसे, अब राइट एंगल ट्राइंगल दूसरा है, इसमें क्या क्या मामला है, ये है स्लांट हाइट, और ये वाला जो पोर्शन है ना ये कंप्लीट था आपके पास इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड। तो अभी क्या हो जाएगी इसकी साइड a/2, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा स्लांट एज। अब बात क्लियर हुई है आपको, ये स्लांट एज है। तो इसमें अब लगा देना दोबारा आपके पास पाइथागोरस प्रमेय, तो लगाओगे तो स्लांट एज का स्क्वायर बराबर स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाला बन गया है। ये बात क्लियर हुई है आपको, कैसे चीज़ें चल रही हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, ये बात क्लियर है, यहाँ तक सभी फॉर्मूले हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिए हैं कि इसके बाद हमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक। तो इस तरीके से इसके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सभी यहाँ पे कवर होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके बाद में क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनके तो हमने यहाँ पे जो ये क्लासेज हैं इनके थ्रू, ये क्रैश कोर्स के थ्रू हमने जो भी कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी मिक्स हम करेंगे, जो बाकी चैप्टर बच गए हैं उनकी मिक्स्ड डोज लेके आएंगे, जिसमें जल्दी से जल्दी उनको कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो क्लासेज आएंगी वो प्रैक्टिस सेक्शन आएंगी, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें आपका एक कम से कम टाइम में एग्जाम में अच्छे से रिविजन हो सके, ठीक है। तो यहाँ तक सब बातें ठीक है, तो इस क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।